चलिए हम बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ हम बता सकते हैं आप लोगों को। देखिए, आप लोग किताब भी ना खरीदे तो मेरे वीडियो को देखकर आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, ये गद्य खंड में 12 चैप्टर है और काव्य खंड में 12 चैप्टर है। तो चैप्टर 1 हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। देखिए, भीमराव अंबेडकर ने लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसने क्या लिखा है? कहानी लिखा है, निबंध है इसमें। देखिए, चैप्टर 2 में लिखा हुआ है, नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है विष के दांत। इसने कहानी लिखा है। तीसरा में भाषण लिखा है। चौथा में ललित निबंध लिखा है। पांचवा में निबंध लिखा है। छठा में कहानी लिखा है। जैसे कि ये आप लोग को पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को गंवाते हुए नहीं तो समय बचाते हैं और आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। भीमराव अंबेडकर ने लिखे श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति पूरा था। बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपरिचित जनों में एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहां से लंदन, इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, परिप्रेक्षिक और पूरा वैदिक वाणिज्यिक अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलकर वे ऐतिहासिक मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षावादी तथा धर्म दर्शन के व्याख्या बनाकर उभरे। स्वदेशी में कुछ समय के उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए आर्थिक संघर्ष किया। उन्होंने चिंतन के रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्तित्व रहे: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारतीय के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माता कह श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली के बाबा साहेब का निधन हो गया। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषाएं हैं: द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुक्रोस, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज जम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक्स, द राइज ऑफ फॉल ऑफ द हिंदू, विनेम, इनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द आदि। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लल्लई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद के उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पंडित तोरक मंडल लौहार के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्याय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इनकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्रता पुस्तिका का रूप दिया।
प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज के श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा वे विषमतापूर्वक सामाजिक आराधों, पूर्णग्रहों और लोकतंत्र के लिए उनकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रात विधिवेता दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। तो चलिए दोस्तों, आगे से कहानी स्टार्ट करते हैं। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषण कई अंतरालों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सामाजिक कार्य कुशलता के लिए विभाजन के आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा के श्रम विभाजन का दूसरा रूप ही, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। इस तर्क के संबंध पहली बार तो यही आपत्तिजनक है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभाजन वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। भारत का जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजन वर्गों का एक दूसरे की यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं की अपेक्षा ऊंच नीच की भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में किसी पाया जाता। जाति प्रथा का यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति का सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इसी सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टिकोण, जैसा माता पिता का सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य की जीवन भरण के लिए एक पेशे की बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह परिस्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी-कभी अक्सर अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा और किसी व्यक्ति के ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसके पृथक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत का बेरोजगारी के मुख्य प्रत्येक कारण बनी हुई है। इस प्रकार
हम देखते हैं कि श्रम विभाजन का दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों का नियुक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य का स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना का और व्यक्तिगत रुचि की इससे कोई स्थान अथवा महत्व नहीं। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज की उद्योग में गरीबी उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य के अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावत मनुष्य की दुर्भावना से ग्रस्त रहकर लाटू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा स्थिति में जहां काम करने वाले का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसी प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरण रुचि व आत्मशक्ति के दबा कर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या का रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा का आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि जातियों के विरोध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि की आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक है? ठीक नहीं है। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को एक आपत्ति हो सकती है। इसी के आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में एक छोरे से दूसरे छोरे तक संचारित हो सके। ऐसा समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजना रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह वास्तविक रूप है और इसी का पूरा दूसरा लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतांत्रिक केवल शासन की एक सिद्धि ही नहीं है। लोकतांत्रिक मुल्क सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा के समान में भाव हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। ज़रा सा ये वीडियो को फास्ट करके देखें, लेकिन और ज़्यादा से समझ में आए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगे डिस्क्रिप्शन में ऐसे आपको चैनल मिलते रहेगा।